हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु वर्मा आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप लोगों के सामने एक नया लेक्चर लेके फिर से उपस्थित हूं, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया। तो इसके बारे में आज जो है एक ही लेक्चर में पूरा जो है खत्म कर दिया जाएगा इसको। यूपी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक ही लेक्चर में पूरा आप इसको रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों समझते हैं मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र क्या होता है? मानव नेत्र एक ऐसी इंद्रिय है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, रंगों को पहचानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव नेत्र क्या है। मानव नेत्र वह इंद्रिय है जो हमें देखने में मदद करती है। ठीक है, जो हमें देखने में मदद करती है और जो है ये कहाँ पर होता है? ये एक नेत्र गोलक में स्थित होता है। तो यह जो है मानव नेत्र जो होता है नेत्र गोलक में स्थित होता है। तो इसको लिखेंगे यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। नेत्र गोलक में स्थित होता है। ठीक है, इसके बाद नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो नेत्र गोलक के व्यास को समझ लेने के बाद, नेत्र को समझ लेने के बाद हम समझते हैं मानव नेत्र का स्ट्रक्चर को। तो मानव नेत्र को पहले हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद उससे संबंधित जो तमाम डेफिनेशन हैं, ठीक है, उसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो लेकिन पहले आप इसको समझ जाइए चित्र के माध्यम से। तो चित्र के माध्यम से दिखाया गया सबसे जो पहला पार्ट होता है मानव नेत्र का, सबसे बाहरी भाग, उसे हम बोलते हैं स्वच्छ मंडल, जिसे कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया पर प्रकाश का अपवर्तन सबसे ज्यादा होता है और सबसे बाहर का जो होता है पर्दा, उसे क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। तो सबसे बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रकाश पड़ता है और यहीं पे सबसे ज्यादा प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है कि सबसे बाहरी व पारदर्शी भाग है, यहाँ प्रकाश के अपवर्तन का अधिकांश हिस्सा प्राप्त करता है। इसके बाद आपका आता है नेत्रोद। नेत्रोद क्या होता है? जो आंख के साथ, जो आंख में जो है वो पूरा ब्लैक स्पॉट होता है, उसको बोलते हैं नेत्रोद। ठीक है, उसके बाद हो जाता है आपका पुतली आता है। पुतली क्या करता है? पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि हमारे आंखों में कितना प्रकाश जाना चाहिए। इसके बाद परितारिका। परितारिका क्या करती है? ये पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। अगर कम प्रकाश रहता है तो पुतली की मात्रा को बढ़ा देती है और अगर प्रकाश ज्यादा मात्रा में है तो पुतली के आकार को छोटा कर देगी। इसके बाद आपका आ जाता है कि नेत्र लेंस। ये क्या है? नेत्र लेंस है, जिसे हम क्रिस्टलीय लेंस बोलते हैं। ठीक है, और ये किस पे टिका होता है? दो मांसपेशियों पे टिका होता है, जिसे हम बोलते हैं पश्चिमाभी पेशियां। क्या बोलते हैं? पश्चिमाभी पेशियां, पल्मोनरी। ठीक है, ठीक। इसके बाद आपका हो जाएगा दृष्टि पटल, जिसे बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना पे क्या होता है? प्रकाश की किरणें जो है पड़ती हैं और प्रतिबिंब बनता है और यहीं से प्रतिबिंब का जो है आभास हमारी मस्तिष्क में जाता है। किसके द्वारा? दृश्य तंत्रिकाओं के द्वारा, यानी दृश्य प्रकाश तंतुओं के माध्यम से। आप इसको लिख सकते हैं प्रकाश तंतु। तो प्रकाश तंतुओं के माध्यम से हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो है प्रतिबिंब बन गया है। और ये जो बीच में जो द्रव भरा होता है पूरा, ये उसको हम बोलते हैं कांचाभ द्रव। ये एक पारदर्शी द्रव होता है जिसको बोल दिया जाता है कांचाभ द्रव। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप समझ लेंगे, इसको 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखवाया गया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कि निकट बिंदु क्या होता है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो निकट बिंदु क्या होता है कि वह न्यूनतम बिंदु जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बन जाता है। ठीक है, यानी आंखों पे कोई तनाव नहीं होता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को हम आसानी से पढ़ सकते हैं बिना आंखों पर जोर लगाए। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि वह न्यूनतम दूरी जिस जिस पर वस्तुओं को बिना तनाव के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो वो दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, यानी 25 सेंटीमीटर हम दूर रखी किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो आंखों पर बिना जोर लगाए बहुत आसानी से उसको देखा जा सकता है। उससे नजदीक अगर कोई वस्तु हम रखेंगे अपनी आंखों के सामने तो आंखों पर तनाव पड़ेगा। ठीक है, आंखों पर दबाव पड़ेगा, कुछ समय बाद आंखें दर्द करने लग जाएंगी। तो वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? वो सामान्य नेत्र के लिए इसका मान जो होता है, इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर।
मानव दृष्टि की जो सीमा होती है 25 सेंटीमीटर से लेके होती है अनंत तक होती है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है, क्योंकि स्वस्थ आंखों के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर होता है। इसके बाद आप समझ लीजिए समायोजन क्या होता है। समायोजन यानी कि समंजन क्षमता, दोनों का मतलब एक है। समायोजन, समायोजन या समंजन क्षमता। इन दोनों का मतलब एक चीज हुआ। तो समंजन क्षमता का मतलब क्या होता है कि लेंस की अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को लेंस की समायोजन क्षमता कहते हैं। तो फोकस दूरी को नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है? ये जो पश्चिमाभी पेशियां हैं उसके माध्यम से नियंत्रित करता है। अगर ये पश्चिमाभी पेशियां अगर शिथिल यानी कि ढीली पड़ जाती हैं, ये पेशियां अगर ढीली पड़ जाएंगी तो नेत्र लेंस जो है पतला हो जाता है, और नेत्र लेंस जब पतला हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, तो फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और यही जो मांसपेशियां हैं जब सिकुड़ जाती हैं तो नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, और जिससे फोकस की लंबाई घट जाती है, फोकस लंबाई। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपका है निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिस पर निकट रखी कोई वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देगी और दूर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट दृष्टि दोष वो दोष होता है कि निकट की वस्तुएं, वह दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो यहाँ पे वही जो है आपका डेफिनेशन लिखा गया है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, और प्रतिबिंब जो है रेटिना के सामने बनता है। इस दोष के कितने कारण होते हैं? इस दोष के टोटल जो है 2 कारण हैं। कौन कौन से कारण है? एक है नेत्र लेंस की जो है वक्रता अत्यधिक हो जाए, और दूसरा नेत्र गोलक का विस्तार हो जाए। इन दोनों ही केस में हम जो है समझ लेते हैं कि क्या जो है ऐसे कंडीशन बनते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है कि हमको जो है निकट दृष्टि दोष पैदा हो जाता है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं, एक नेत्र गोलक बनाते हैं। तो नेत्र गोलक हमने बनाया, यहाँ पर हम जो है लेंस बना रहे हैं। तो लेंस क्या होता है? इसमें अब जैसे 2 कारण बताए गए हैं तो इन दोनों कारणों की हम चर्चा कर लेते हैं क्या है। तो नेत्र लेंस की वक्रता अधिक होगी, इसका मतलब क्या है? फोकस दूरी कम हो जाएगी। ये ज्यादा वक्र होगा तो इसका मतलब क्या होगा? फोकस दूरी कम हो जाएगा, और फोकस दूरी कम हो जाएगा तो जो प्रकाश की किरणें हैं, दूर की वस्तुएं इसमें क्या है कि स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो दूर की वस्तुएं जब आती हैं, ठीक है, तो अपवर्तन के बाद ये जो है पहले ही कट कर जाएंगे, दोनों जो प्रकाश की किरणें यहीं पे कट कर जाएंगी। तो यहीं पर प्रकाश की किरणें जब मिल जाएंगी तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा, और जबकि प्रतिबिंब बनना कहाँ चाहिए? रेटिना पे बनना चाहिए, ठीक है। और रेटिना पर प्रतिबिंब हमको नहीं बनता, दिखाई देता है। इसी वजह से क्या होता है, मैं दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ये पहला इसका वो है, ठीक है, पहला कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है। दूसरा कारण क्या है कि नेत्र गोलक का विस्तार किया जाए। नेत्र गोलक क्या है कि नेत्र जो है जिस गोलक में स्थित होता है इसका ढांचा ही बढ़ जाए, ये थोड़ा और बड़ा हो जाए। तो पहले रेटिना पे कर रहा था, प्रकाश की किरणें आके कट रही थी, अब यही जब बड़ा हो जाएगा तो ये फिर इसके पहले ही कट कर जाएंगे प्रकाश की किरणें, तो फिर हमको जो है स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं प्राप्त होगा जब दूर रखी कोई वस्तु होती है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया हो तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं कि इस दोष को दूर कैसे किया जाए। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका उपयोग कर सकते हैं, जो है अवतल लेंस का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि दूर कोई रखी वस्तु है, यहाँ से 2 किरणें जा रही हैं एक दूसरे के समांतर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एक किरण ये है और दूसरी किरण ये है, एक दूसरे के समांतर जा रही है, आगे रखा गया है एक अवतल लेंस, वहां पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी। उसके बाद क्या होगा, ये जाके फिर हमारे लेंस पे पड़ेंगी और लास्ट में जाके ये रेटिना पे मिल जाएंगी। तो ये आप जो है फिगर ध्यान में रखिएगा कि जो प्रकाश की किरणें होती है इनमें कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, ये अवतल लेंस का उपयोग करके हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो
बाकी ये कुछ पॉइंट जो लिखा गया है वो ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में आप जो है देख सकते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन एमसीक्यू के लिए आप देखेंगे कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का जो आंख का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत से कम होता है, यानी जो स्वस्थ आंखें होती हैं उनका दूर बिंदु हम अनंत मानते हैं, लेकिन जो निकट दृष्टि दोष मायोपिया से ग्रसित जो आंखें होती हैं उनका दूर बिंदु दूर ना अनंत पर ना होकर आंखों के सामने कुछ नजदीक आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो दूर बिंदु जब नजदीक हो जाएगा तो वहां से जब प्रकाश की किरणें चलेंगी तो वो समांतर नहीं चल पाएंगी, देखेंगे प्रकाश की किरणें ऐसी चल रही हैं, अगर दूर होता तो एक दूसरे के समांतर चलती, लेकिन नजदीक है तो जो है एक दूसरे के समांतर नहीं जा रही, तो अपवर्तन के पश्चात पहले ही एक प्रकाश की किरणें कट कर जा रही है, इसलिए रेटिना पर इसका प्रतिबिंब न बनने के कारण हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही। तो इस दोष को दूर करने के लिए निकट दृष्टि दोष का सुधार आंख के सामने अवतल लेंस का प्रयोग करके हम इसके प्रभाव को जो है दूर कर सकते हैं। तो अवतल लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बाद हम समझते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष को हम समझेंगे। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है, वह दोष होता है जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, या निकट दृष्टि दोष का बिल्कुल उल्टा होता है। तो दोस्तों इसको समझते हैं कि ये किसके कारण होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष जो होता है वो नेत्र लेंस की फोकस की लंबाई बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है, बहुत बड़ी हो जाती है फोकस दूरी, तब ऐसा होता है, या नेत्र गोलक बहुत छोटा हो जाता है। तो ऐसे हम देखते हैं दो केसेस में, इसको हम समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से ऐसा क्यों होता है। तो इसका जो है फिगर एक बनाया जा रहा है, ठीक है। तो एक हम बनाते हैं, एक नेत्र गोलक ये हो गया और आगे आपका ये लेंस हो जाएगा, ठीक। इसके बाद एक हम और गोलक बनाते हैं और आगे इसका हम बना लेंगे लेंस। अब इसके माध्यम से आपको जो है दोनों जो कंडीशन है उसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। पहले कंडीशन में बताया गया है कि फोकस दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखेंगे आप, पहले कंडीशन में आपको बताया गया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बहुत बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, तो मतलब फोकस दूरी बड़ी हो जाती है। इस पर हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रतिबिंब कैसे बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट होती दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ये आपका रेटिना हो गया, क्या हो गया, रेटिना। तो निकट मान लिया, निकट कोई वस्तु है, यहाँ से जो है दो प्रकाश की किरणें चलेंगी, तो फोकस दूरी अगर अधिकतम हो जाएगी, तो फोकस दूरी जब अधिक है तो ये इसका प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो है रेटिना पे ना बन के रेटिना के अगर पीछे बन रहा है, तो अगर प्रतिबिंब रेटिना पर बनता तब प्रकाशिक तंतुओं के माध्यम से इसका संपर्क हमारे मस्तिष्क में जाता, लेकिन प्रतिबिंब जो बन रहा है वो रेटिना के पीछे बन रहा है, इसीलिए निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसमें दूर दृष्टि दोष में जो पहला कंडीशन था आपको समझा दिया गया, ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड ये है कि नेत्र गोलक जो है छोटा हो जाए, तो ये जो पहले इतना बड़ा था अब ये छोटा होके ऐसे हो गया है, ठीक। तो यहाँ से जो कोई वस्तु है, यहाँ पर जो है दो वस्तुएं जो है प्रकाश की किरणें अगर चल रही हैं वस्तु से, तो ये जो है अपवर्तन के पश्चात ये पहले जो है ये इसके पीछे जाके मिलेंगी, जबकि ये गोलक जो है ये छोटा हो गया है। तो रेटिना यहाँ अंदर चला आया, ठीक है, रेटिना कहाँ चला गया, अंदर चला गया, तो रेटिना पे ना बन के उसके पीछे फिर बन रहा है प्रतिबिंब। तो इसकी वजह से ये दूसरा कंडीशन है जिसकी वजह से प्रतिबिंब हमको जो निकट रखी होती है उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों पर रेटिना पर नहीं बनता है और हमको वो जो है स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको जो है देखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के उपाय क्या है, इसमें सुधार कैसे आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निकट रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये आपका नॉर्मल केस है। सामान्य केस में क्या होता है कि आपको नजदीक रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पे बनता है। यहाँ पर देखेंगे पहले प्रतिबिंब में कि जब हमारा आंख में कोई दिक्कत नहीं होता है तो नजदीक रखी कोई वस्तु तो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरा कंडीशन है जब हमको हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष हो जाता है, तो निकट पर रखी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बन रहा है।
तो रेटिना के पीछे बन रहा है तो हमको उसका स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। तो इस दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, यानी कि ठीक किया जा सकता है। इसके बाद आपका आ जाता है प्रेसबायोपिया। ठीक है, प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया को देखते हैं क्या होता है। जरा दूरदृष्टिता जिसे बोलते हैं। तो जरा दूरदर्शिता जो है, जरा दूरदर्शिता, इसको बोलते हैं जरा दूरदर्शिता या प्रेसबायोपिया। तो यह ऐसा दोष है जो बुढ़ापे के साथ साथ उत्पन्न होता है। तो बुढ़ापे में क्या होता है कि जो नेत्र की समंजन क्षमता होती है, मांसपेशियां जो पश्चिमाभी पेशियां होती हैं, उसके कमजोर हो जाने के कारण नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है, यानी फोकस दूरी को मेंटेन नहीं कर पाता है। हमारा जो लेंस होता है वो फोकस दूरी को मेंटेन नहीं कर पाता है, समायोजित नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है, वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि यह दृष्टि दोष है जिसके कारण एक वृद्ध व्यक्ति आंख की समायोजन शक्ति के नुकसान के कारण पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। और प्रेसबायोपिया से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु धीरे धीरे पीछे हटता जाता है। ठीक है, जो 25 सेंटीमीटर पे था वो उससे दूर हो जाता है, जिसकी वजह से वो वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। तो ऐसा क्यों होता है? प्रेसबायोपिया का क्या कारण है? इसका इसलिए होता है कि जो सिलिली मांसपेशियां होती हैं, इसका मतलब पश्चिमाभी पेशियां जो हैं, जिसको इंग्लिश में सिलियरी बोलते हैं, तो पश्चिमाभी पेशियां जो है धीरे धीरे कमजोर जब हो जाती हैं तो उसकी समायोजन क्षमता नेत्र की घट जाती है। सिलियरी मांसपेशियां कौन सी होती हैं? ये गोलक हो गया, और गोलक की जो है लेंस जो होता है जिन मांसपेशियों पे टिका होता है, तो ये और ये हो जाएंगी आपकी पश्चिमाभी पेशियां। पश्चिमाभी पेशियां तो इनके खराब हो जाने की वजह से, ये जो होती हैं इनके खराब हो जाने की वजह से हमारे नेत्र लेंस की जो समायोजन शक्ति है, फोकस दूरी को बैलेंस करने की जो शक्ति है, संतुलित करने की जो शक्ति है, वो खत्म हो जाती है। नेत्र लेंस का लचीलापन कम हो जाता है, जिसकी वजह से, तो नेत्र लेंस का लचीलापन कम हो जाएगा तो फोकस दूरी मेंटेन नहीं हो पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं प्रेसबायोपिया का सुधार कैसे करते हैं। तो इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जरा दूरदर्शिता का प्रयोग करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का है। ये जो है एग्जामिनर एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चन पूछता है इस टाइप के कि प्रेसबायोपिया यानी कि जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आप लिखेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी एक व्यक्ति निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों से पीड़ित हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उसको निकट की वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिख रही है और दूर की वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिख रही है। तो ऐसे केस में कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों ऐसे केस में जो है बाईफोकल लेंस, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे, यानी कि उसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों उपस्थित होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसकी आवश्यकता होती है। इसके बाद चेहरे की आंखों के सामने का जो फायदा है, ये क्या है? इसका मतलब जो है बाईफोकल लेंस का जो इस्तेमाल किया जाएगा, इसके क्या फायदा हो सकते हैं? तो पहला फायदा इसका ये है कि दृश्य क्षेत्र को व्यापक बनाता है। ठीक है, क्योंकि आंखों में दोनों प्रकार के लेंस होते हैं। धुंधली वस्तुओं को पता लगाने की क्षमता को बढ़ाता है, यानी धुंधली वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। और तीसरा, ये 3 डायमेंशनल होता है, आप 3 डायमेंशनल चीजों को अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है कि प्रकाश की जो रंग बिरंगी दुनिया है, इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो आपको समझना ये है कि रंग कैसे दिखाई देते हैं। तो जो ये श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश की बात हम कर रहे हैं, जो सूर्य से आते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें बैगनी, लाल, हरा, नीला सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो समझते हैं प्रिज्म। प्रिज्म के माध्यम से इन 7 रंगों को निकाल के दिखाया गया है। किसने दिखाया था? न्यूटन ने दिखाया था। न्यूटन एक प्रयोग कर रहा था कि प्रिज्म पर जो है सूर्य के प्रकाश को वो अपवर्तित करा रहा था। तो जब प्रिज्म पर सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ी
तो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो गया। फिर न्यूटन ने सोचा कि लाओ देखते हैं कि इसके आगे और प्रयोग किया जाए। तो आगे न्यूटन ने एक और न्यूटन ने एक प्रिज्म लिया, उस पर प्रकाश की किरणों को आपतित कराया, तो देखा कि प्रकाश की किरणें 7 रंगों में विभक्त हो गई। उसके आगे उसने एक और प्रिज्म रख दिया कि हो सकता है कि ये 7 किरणें रंग में और 7 रंग और रंगों में विभक्त हो जाए। तो उसके आगे जब रखा उसने प्रिज्म, तो कोई रंग फिर और डिफ्लेक्ट नहीं हुआ है और कोई रंग नहीं मिल पाया। उसके बाद उसने क्या किया, उस प्रिज्म को थोड़ा उल्टा करके रख दिया, तो फिर से उसको एक श्वेत प्रकाश मिल गया। तो न्यूटन ने ये पता लगाया कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं। वो श्वेत प्रकाश प्रिज्म की सहायता से पता चला। तो सबसे पहले समझते हैं प्रिज्म क्या होते हैं। कि प्रिज्म तो प्रिज्म क्या होते हैं, ये कांच का एक पिरामिड नुमा टुकड़ा होता है, आकृति होती है, जो जिसमें 2 त्रिभुजाकार आधार और 3 आयताकार पार्श्व सतहें होती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रिज्म का एक फिगर बना के दिखाया गया है। ठीक, उसके बाद हम समझते हैं प्रिज्म कोण क्या है। प्रिज्म कोण क्या है, तो 2 समीपवर्ती पार्श्व सतहों के बीच का कोण कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तन। मतलब ये है, इसमें ये चीज नहीं लिखना है आपको, आपको सिर्फ इतना चीज ध्यान रखना है कि जो समीपवर्ती पार्श्व सतहों के बीच का कोण है, यानी जो इसके साइड्स हैं, ठीक है, प्रिज्म लेंगे उसकी 2 सतहें होंगी, 2 से 3 सतहें होती हैं। तो 2 सतहों के बीच का जो कोण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसका हम बोलेंगे प्रिज्म कोण बोलेंगे। जो इनके बीच कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोण। ये आपका प्रिज्म कोण हो गया। ठीक है, प्रिज्म कोण के बाद आप देखेंगे विचलन कोण। ठीक है, प्रिज्म कोण के बाद क्या देखेंगे आप, विचलन कोण। तो विचलन कोण यह होता है कि जो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनता है। कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपतित किरण है, एक प्रिज्म है, प्रिज्म पर एक प्रकाश की किरण PQ आपतित हुई, तो प्रकाश की किरण उसके बाद फिर सीधी हो गई। ठीक है, उसके बाद प्रकाश की किरण ऐसे चली गई, तो प्रकाश की किरण जा सीधी रही थी ऐसे इस डायरेक्शन में, और चली गई ऐसे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में चली गई, तो ये जो आप इसको बढ़ा देंगे, ये जो एंगल बनेगा उस एंगल को क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इसको विचलन कोण। तो विचलन कोण का यही से डिफिनेशन निकल के सामने आ जाता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के जो बीच का कोण है उसे हम क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। तो आप इसको नोट करके रख लेंगे। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, 2 पारदर्शी सतहों के बीच का जो कोण होगा उसे हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। और विचलन कोण किसे बोलेंगे, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण होगा उसको हम बोलेंगे विचलन कोण। इसके बाद क्या है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विक्षेपण। तो उसको हम देखेंगे कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने 7 घटक रंगों में विभाजित होकर 7 रंगों की एक पट्टी बनाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो आपका ये वर्ण विक्षेपण हो गया। तो वर्ण विक्षेपण पूछा जाता है कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म के द्वारा 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से इसको दिया गया है। तो 7 रंगों को हम विबग्योर के माध्यम से दिखाते हैं, VIBGYOR। अभी इसको आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो श्वेत स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनने वाले 7 रंगों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो बने हैं इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। यहाँ पे लिखा भी गया है कि श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम। इसके बाद ये जो शब्द है परिवर्णी शब्द या अक्षरों का एक समूह जो स्पेक्ट्रम का अनुक्रमिक रंगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा शब्द है जो 7 रंगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो उसको हम लिखते हैं विबग्योर।
VIBGYOR, उसके माध्यम से हम सातों रंगों का पता कर सकते हैं। V माने वायलेट, I माने इंडिगो, B माने ब्लू, G माने ग्रीन और Y माने येलो। यहाँ पर हम जो है लिख देते हैं। आप तो दोस्तों यहाँ से विबग्योर, विबग्योर का जो मतलब निकल के आता है, V मतलब होता है वायलेट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वायलेट। वायलेट मतलब होता है बैगनी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये बैंगनी। इसके बाद आता है आपका आई, आई मतलब होता है इंडिगो, इंडिगो मतलब होता है जामुनी, इंडिगो, इंडिगो मतलब होता है जामुनी, जामुन जैसा कलर। इसके बाद आपका आ जाता है ब्लू, बी फॉर ब्लू, ब्लू माने नीला, नीला। इसके बाद आपका आ जाता है जी, जी मतलब ग्रीन, और ग्रीन मतलब क्या हो जाता है, हरा। इसके बाद आपका आ जाता है वाई, वाई का मतलब क्या होता है, येलो, येलो मतलब पीला। और उसके बाद आता है आपका ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। इसके बाद आता है आपका आर, आर फॉर रेड, रेड मतलब लाल। तो ये आपके 7 रंग हो गए। तो विचलन कोण जो होता है वो तरंग दैर्घ्य का जो है उल्टा होता है, ठीक है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो विचलन कोण जितना अधिक होगा तरंग दैर्घ्य उतना कम होगा। तो देखते हैं विचलन कोण और तरंग दैर्घ्य में कौन सा अंतर है, इन्वर्सली रिलेशन है, यानी कि उल्टा रिलेशन। तो विचलन कोण किसका सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर देखते हैं विचलन कोण सबसे ज्यादा कौन से कलर का है, बैगनी का। तो बैगनी का विचलन यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ज्यादा है, सबसे नीचे कौन है, बैगनी। तो बैगनी रंग का विचलन क्या है, सबसे ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये जो है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी, क्योंकि उल्टा है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो बैगनी रंग का जो तरंग है, बैगनी रंग का जो है विचलन सबसे ज्यादा है, तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। और लाल रंग का जो है विचलन सबसे कम है, तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। वहीं पे आप लिख सकते हैं कि लाल रंग का विचलन सबसे कम है, सबसे कम विचलित रंग है, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे बड़ा है, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय में कि लाल रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है या सबसे कम, तो आप लिखेंगे सबसे कम। तो सबसे कम अगर होता है तो इसका मतलब तरंग दैर्घ्य इसका सबसे ज्यादा होता है। बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। आइजैक न्यूटन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साबित किया था कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। उन्होंने सूर्य के प्रकाश को कांच के प्रिज्म से गुजारकर 7 रंगों की एक पट्टी बनाई थी। उन्होंने स्पेक्ट्रम बनाने वाले प्रिज्म के आगे और प्रिज्म रखकर एक और प्रिज्म रखकर रंगों को और विभाजित करने की कोशिश की, लेकिन वे अधिक रंग प्राप्त करने में असफल रहे। तीसरा पॉइंट है, उन्होंने सूर्य के प्रकाश से एक स्पेक्ट्रम बनाया और स्पेक्ट्रम बनाने वाले प्रिज्म के सामने एक समान लेकिन उल्टा प्रिज्म रखा। उल्टे प्रिज्म द्वारा सभी 7 रंगों को मिलाकर एक सफेद प्रकाश के रूप में निकले, यानी सफेद प्रकाश जो है फिर से बन के तैयार हो गया। यहाँ पे आपको वो प्रयोग दिखाया गया है दोनों प्रिज्मों की सहायता से, तो आप इसको जो है नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला जो पॉइंट है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम बोल सकते हैं संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ये परावर्तन की घटना का ही एक भाग है। अपवर्तन होते होते कुछ ऐसा हो जाता है कि वो परावर्तन हो जाता है। तो क्या होता है ऐसा, हम देखते हैं। तो अपवर्तन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपवर्तन क्या होता है। ये माध्यम मान लेते हैं कि 1 है और ये माध्यम ये आपका 2 है, ये आपका नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल यानी कि अभिलंब। तो ये आपका अभिलंब हो गया। प्रकाश की किरणें जब कुछ कोण बनाती हुई आती हैं, यानी कि ये आपका आपका हो गया आपतन कोण आई। तो ये जो है मीडियम टू मान लेते हैं सघन माध्यम है, और
ऊपर वाला माध्यम विरल हो, तो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो माध्यम की तरफ झुक जाती है, झुक जाती हैं। और अगर ये विरल हुआ, ये सघन हुआ, तो प्रकाश की किरणें दूर हट जाती हैं। ऐसे मान लेते हैं कि ये विरल हो गया, ये और ये सघन, तो ये विरल है और ये सघन है, पहला माध्यम। तो ये प्रकाश की किरणें क्या होंगी, प्रकाश की किरणें दूर होती जाएंगी। जैसे जैसे ये आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उससे अधिक हम अगर आपतन कोण का मान करेंगे तो प्रकाश की किरणें अपवर्तित होने की बजाय परावर्तित हो जाएंगी, वापस उसके माध्यम में लौट जाएंगे। इसी घटना को हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका हम डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं क्या है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से जब अधिक हो जाता है तो सघन माध्यम, तो प्रकाश जो है उसी माध्यम में, सघन माध्यम में परावर्तित हो जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, आंतरिक परावर्तन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें होनी चाहिए। पहला शर्त क्या है, प्रकाश को सघन माध्यम से हमेशा विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, तभी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। सेकेंड आपका पॉइंट है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से हमेशा जो है अधिक होना चाहिए, तभी जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जो अभी एक फिगर के माध्यम से मैंने आपको समझाया है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो क्रांतिक कोण वह कोण होता है जिसके लिए, आपतन कोण जिसके लिए जो है अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है। तो हम इसको समझते हैं ये है क्या। मान लेते हैं पहला मीडियम में सघन माध्यम है, जो है ये सघन है, सघन। तो आपतित किरण मान लेते हैं वह आपतन कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है, वह है आपतन कोण, ये आपतन कोण है मान लेते हैं आई, जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान लेते हैं प्रकाश ऐसे आया और इस दिशा में चला गया। तो आप इसको देख रहे हैं कि ये कितना डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का एंगल। प्रकाश ऐसे आया और सीधा ऐसे चला गया, तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। आप लोगों को डिफिनेशन समझ में आ गई होगी, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी दो आवश्यक शर्तें लिख के चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो आप जो है यही चित्र बना देंगे। चित्र कौन सा बनाएंगे, मैंने जो बताया आपको कि जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में आप चित्र बना सकते हैं। आप दो चित्र बनाएंगे, इसको आप दिखा सकते हैं एक क्रांतिक कोण का और दूसरा दिखा सकते हैं, क्रांतिक कोण का मान मान लेते हैं ये आपका क्रांतिक कोण है, यहीं पे आप दिखाएंगे ये क्रांतिक कोण है, और ये आपका हो जाएगा ये आपतन कोण है। तो आपतन कोण का मान अभी हम इसको आपको बना के दिखा दे रहे हैं, रुकिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि दो मीडियम लेते हैं, ये मान लेते हैं सघन माध्यम है, और ये आपका विरल माध्यम, विरल माध्यम। मान लेते हैं ये क्या है, क्रांतिक कोण है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। क्रांतिक कोण से जैसे ही आपतन, जो आपतित किरण है ये, इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण जैसे ही क्रांतिक कोण से अधिक हुई, वैसे ही प्रकाश दूसरे माध्यम में ना जाकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो ये आपका हो जाएगा परावर्तित किरण।
इस घटना को क्या बोलेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आप फिगर बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझा रहा था कि इसको आप लिख सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, उसकी दो आवश्यक शर्तें लिख सकते हैं, क्रांतिक कोण लिख सकते हैं और वो फिगर बना के अच्छे से समझा सकते हैं। जो स्पेक्ट्रम होता है उसके माध्यम से ही इंद्रधनुष को भी समझाया जा सकता है। ठीक है, कि वही चीज है कि जैसे बारिश के बाद जो है आसमान जो है दिखने वाला जो है आसमान में जो है आपको इंद्रधनुष भी दिखाई देता है। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है कि यह बारिश के बाद आसमान में दिखने वाला एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में देखा जाता है। तो यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से हम जो समझते हैं कि इंद्रधनुष बनता कैसे। तो सूर्य इधर कहीं होगा, हमारा प्यारा सूर्य इधर होगा, विपरीत दिशा में होता है हमेशा। और सामने जो है जल की बूंदें हैं कुछ। जल सूर्य का प्रकाश प्रवेश किया, एक बार यहाँ अपवर्तित हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्रांतिक कोण से जब अधिक कोण परावर्तन कोण का मान हो जाएगा तो ये पूर्णतः परावर्तित हो जाएगा और बाहर निकल के दिखाई देगा। और ये जब बाहर निकल के दिखाई देगा तो ये सूर्य की जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से ये जो है वो इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष के निर्माण में 3 घटनाएं शामिल होती हैं। इन घटनाओं को हम पढ़ लेंगे। क्या है? पहला है फैलाव, दूसरा अपवर्तन और तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इन तीनों घटनाओं का फैलाव का मतलब होता है विक्षेपण। इसका मतलब क्या लिखेंगे? विक्षेपण। प्रकाश की किरणों का क्या हो जाएगा? श्वेत प्रकाश का विक्षेपण हो जाएगा। दूसरा अपवर्तन और तीसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहला पॉइंट है इसमें कि बारिश के बाद कुछ पानी की बूंदें हवा में लटकी रहती हैं। बात सही है। ये बूंदें कांच के लिए जो है प्रिज्म की तरह जो है व्यवहार करती हैं। ये बूंदें कांच के प्रिज्म की तरह व्यवहार करती हैं। दूसरा, जब प्रकाश वर्षा की बूंदों में प्रवेश करता है तो वह पहले अपवर्तित होता है फिर फैल जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद आंतरिक रूप से परावर्तित होता है और पुनः अपवर्तित होकर बूंद से बाहर आता है और 7 रंग इंद्रधनुष के रूप में पर्यवेक्षक की आंखों तक पहुंच जाते हैं। प्रकाश की किरणें जब यहीं से इस बूंद में प्रवेश करती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के माध्यम से फिर से जो है सामने वाले प्रेक्षक की आंखों में दिखाई देने लगती हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन में आप इसको समझ सकते हैं जैसे तारों का टिमटिमाना। पहले आप इसको देखिए, इसमें बोल क्या रहा है कि वायुमंडल के विभिन्न परतों द्वारा क्या होता है? अपवर्तन होता है। क्यों अपवर्तन होता है? क्योंकि वायुमंडल की विभिन्न परतों में जो सघन और विरल का कॉन्सेप्ट है वो लागू होता है। खासकर जो धरातल से सटी हुई वायु होती है वो काफी गर्म होती है, जिसकी वजह से नीचे का जो स्थान होता है वो विरल माध्यम कहा जा सकता है। ऊपर थोड़ा उससे वायु सघन होगी तो उसका मतलब वहां पर सघन माध्यम काम करेगा। उसके बाद कुछ ऊपर और जाएंगे तो वहां पर फिर विरल माध्यम पाया जाता है। यानी वायु की विभिन्न परतों में सघन और विरल, सघन विरल ऐसा पाया जाता है। तो सघन विरल से जब वायु प्रकाश की किरणों को बताया गया कि सघन से विरल जाएगा तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगा और विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। तो बार बार ये सिचुएशन बदलती रहती है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, किसी गर्म वस्तु या आग के पीछे रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से टिमटिमाना। यानी कोई आग हम जला देंगे तो उसके उस साइड हम देख के किसी वस्तु को देखेंगे, यानी कि कोई वस्तु इधर है, आग बीच में चल रही है, आप उधर दूसरी साइड में बैठे हैं, तो वहां से वस्तुओं को देखेंगे तो उन लपटों के बीच से देखने पर हमें वो वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं, टिमटिमाती दिखाई देती हैं। दूसरा जो है, क्षितिज के निकट स्थित तारे अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर दिखाई देते हैं। यानी कि मतलब तारों का टिमटिमाना भी इसमें गिना जा सकता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में देरी क्यों होती है? ये जो है वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। इसके पॉइंट्स आप जो है जरूर से जरूर याद कर लेंगे। सूर्य की डिस्क की स्पष्ट रूप से चपटा होना। सूर्य की डिस्क का स्पष्ट रूप से चपटा होना। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं।
और तारों का टिमटिमाना। ये आप चारों पॉइंट इसका नोट कर लेंगे, ठीक है। अपवर्तन के ये सभी उदाहरण हैं, ठीक है। यानी सूर्य की डिस्क का स्पष्ट रूप से चपटा होना, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय और सूर्यास्त में देरी जो होती है, क्योंकि 2 मिनट पहले सूर्योदय होता है और 2 मिनट के बाद और क्या होता है, सूर्यास्त होता है। तो इन सब चीजों में कौन सा फिनोमेना वर्क करता है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। आगे हम समझ लेते हैं कि तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय और सूर्यास्त का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझ लेते हैं। तो तारों के टिमटिमाने में क्या होता है, तारे हमसे बहुत दूर होते हैं, ठीक है। तो तारे हमसे अगर बहुत दूर होते हैं तो इसलिए वे प्रकाश के एक बिंदु स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं। क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक स्थितियां स्थिर नहीं है, इसलिए वहां से आने वाला प्रकाश ऐसा प्रतीत होता है कि तारे अलग अलग दिशाओं में आते हैं। इसके परिणाम स्वरूप तारे की आभासी स्थिति में उतार चढ़ाव होता रहता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे कि तारों के टिमटिमाने में क्या होता है कि जो तारे होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, जिसकी वजह से वो एक बिंदु स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं। और जब वहां से प्रकाश की किरणें चल के आती हैं तो वायुमंडल के विभिन्न परतों के द्वारा उनका अपवर्तन होता रहता है और हमारे आंखों में प्रवेश करता है। तो तारे का जो मूल स्थिति है वो हमें दूसरी जगह दिखाई देती है। और बार बार क्योंकि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका जो परत के बीच जो सघन और विरल का माध्यम है वो हमेशा बदलता रहता है, जिसकी वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे। प्रकीर्णन प्रभाव क्या होता है कि वायुमंडल में बहुत सी चीजें पाई जाती हैं, जैसे उसमें धूल कण पाए जाते हैं और क्या पाया जाता है, और जल के कण पाए जाते हैं, और क्या पाए जाते हैं, और उसमें धुएं पाए जाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब चीजें गैसें पाई जाती हैं। तो वायुमंडल विभिन्न गैसों का एक मिक्सचर होता है। तो वायुमंडल में क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश की किरणें आती हैं यानी सूर्य की किरणें जब आएंगी वायुमंडल में, तो वो विभिन्न कणों पर जो है टकराएंगी और कणों पर टकराने के बाद कुछ किरणों का जो है फैलाव हो जाएगा और कुछ किरणें नहीं फैलती हैं। जैसे सूक्ष्म रंगों से टकराने के सूक्ष्म पार्टिकल से टकराने के बाद बैगनी रंग का जो है नीले रंग का परावर्तन प्रकीर्णन बहुत अधिक हो जाता है। प्रकीर्णन मतलब फैलाव। तो सूक्ष्म कणों पर जब जो है नीले रंग का प्रकाश पड़ेगा तो उसका जो है फैलाव होता है, इसीलिए हमें आसमान जो है नीला दिखाई देता है और इसी ही प्रकार से हमको जो है सागर भी नीला दिखाई देता है। तो यहाँ आप देखेंगे क्या लिखा है कि कोलाइड कणों द्वारा विभिन्न दिशाओं में प्रकाश का जो है प्रसार होता है। यानी प्रकीर्णन क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का उल्टा होता है। तरंग दैर्घ्य जितना ज्यादा होगा तो उसका प्रकीर्णन उतना कम होगा। इसीलिए लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसके बाद हम समझते हैं टिंडल प्रभाव क्या है। तो टिंडल प्रभाव आप लोग 9th में पढ़े होंगे। जब प्रकाश किसी कोलाइड से होकर गुजरता है तो वो जो है उसका मार्ग दिखाई देने लगता है। टिंडल इफेक्ट को आप जो है घर में कमरा बंद करके भी जो है देख सकते हैं कि पूरा कमरा चारों तरफ से बंद हो और कोई एक झरोखा, कोई एक ऐसा कोना होता है, कोई एक ऐसा छिद्र होता है जिसके माध्यम से प्रकाश कमरे में प्रवेश करता है। तो उस जो है रास्ते में जितने भी प्रकाश के धूल के कण होते हैं और गैसें होती हैं, उनके जो कण होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं। तो उसी को हम टिंडल प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। टिंडल प्रभाव क्या होता है कि जब प्रकाश किसी कोलाइड से होकर गुजरता है तो उसके मार्ग में जो है विभिन्न कण दिखाई देने लगते हैं प्रकाश की। इस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसको हम देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण क्या है इसको आप देखेंगे। इसके उदाहरण ये है कि जब प्रकाश किसी अंधेरे और धूल भरे कमरे में किसी छिद्र या वेंटिलेटर से प्रवेश करता है तो प्रकाश का पथ दृश्यमान हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश किसी जंगल में पेड़ों की घनी छतरी से होकर गुजरता है तो प्रकाश का पथ दृश्यमान हो जाता है। यानी प्रकाश के पथ का दृश्यमान होना ही टिंडल प्रभाव है। कोई टिंडल प्रभाव पूछ लेगा तो क्या आप बताएंगे, सीधा सीधा ये डिफिनेशन जो आसान है बहुत उसको आप लिख सकते हैं। जब प्रकाश की कोलाइड से होकर गुजरता है तो उसका मार्ग दिखाई देने लगता है, इस घटना को प्रकाश का जो है टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये आपका पॉइंट आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है
ये आपका जो है जो तारों के बारे में बताया गया कि तारों का टिमटिमाना, उसके बारे में यहाँ पे दिखाई दिया गया है। ठीक है। इसके बाद है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या चीजें वैसी होती है कि हमको जो है सूर्योदय 2 मिनट पहले और सूर्यास्त 2 मिनट बाद दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देने की कोशिश करिए कि सूर्य जो है वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? जब सूर्य क्षितिज से नीचे होता है तो किरणों का विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रसार होता है। ठीक है, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये प्रकार सूर्यास्त का समय है। तो सूर्यास्त के समय प्रकाश की किरणें सीधी ऐसी आ रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेंगे तो वे अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक, तो अभिलंब की तरफ जब झुक जाएंगी तो क्या होगा, हमें सूर्य की किरणें दिखाई लगेंगी। जब सूर्य क्षितिज से नीचे होता है तो किरणों का विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है प्रकाश की किरण, इसलिए किरणें अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य अपनी वास्तविक स्थिति से ऊंचा दिखाई देता है। क्योंकि प्रकाश की किरणें झुक के हमारे आंखों में प्रवेश कर रही हैं, इसलिए हमें जो सूर्य की स्थिति है वो थोड़ी ऊपर दिखाई देती है। तो हमें लगता सूर्यास्त हो चुका होता है, जबकि हमको लगता है सूर्यास्त नहीं हुआ है। तो यही सब जो है उसमें जो है प्रकाश का अपवर्तन कार्य करता है। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट आपका ये है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य तथा उसके आसपास का रंग लाल दिखाई देता है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य की क्षितिज के पास होता है, इसलिए सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। सीधा सीधा उसका जो आपको बताया गया अभी उसका डिफिनेशन सब है। ठीक है, बहुत आसान है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त में जो है 2 मिनट का अंतर क्यों होता है। ठीक है, तो वही चीज आपको समझाया गया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य और उसके आसपास के का रंग लाल दिखाई देता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के पास होता है। ठीक, इसलिए सूर्य के प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसके कारण अधिकांश नीली रोशनी जो होती है कणों के द्वारा बिखर जाती है और लंबी तरंगदैर्घ्य यानी कि लाल रंग जो है हमारी आंखों तक पहुंचती है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य जो है लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, इसके बारे में कुछ कल्पना, मतलब कल्पना नहीं, इसमें जो है दिखाया गया है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। क्यों काला दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश अंधकारमय प्रतीत होता है क्योंकि इतनी अधिक ऊंचाई पर कणों की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसके बाद यहाँ पर जो है प्रकाश की किरणें कैसे कैसे जो है परावर्तित सॉरी प्रकीर्णित होती हैं। ठीक है, उनका डिस्पर्जन कैसे होता है, इसको जो है चर्चा किया गया है कि यदि कण बहुत सूक्ष्म है तो मुख्य रूप से प्रकाश के नीले रंग यानी छोटी तरंग दैर्घ्य को प्रकीर्णित करेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए। मध्यम आकार के कण मुख्य रूप से लाल रंगों के प्रकीर्णन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया आपका। और बहुत कण अगर बड़े कण हैं तो प्रकाश के सभी रंगों को बिखेर देते हैं, इसलिए सफेद दिखाई देते हैं। तो बड़ा जो होगा, कोई बड़ा वस्तु होगा तो सभी किरणों को बिखेर देता है, तो हमें जो है वो सफेद दिखाई देता है। तो लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग 1.8 गुना अधिक होती है। तो यानी लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो नीले रंग से 1.8 गुना अधिक होता है। ठीक है, तो सिग्नल यहाँ पर है, सिग्नल के लिए सिग्नल के चिन्ह जो है लाल रंग में बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि लाल रंग सबसे कम बिखरने वाला रंग है। यह कोहरे और धुंध के सबसे कम यह कोहरे और धुंध से सबसे कम बिखरता है और इसे लंबी दूरी तक
इसी रंग को देखा जा सकता है, इसलिए खतरे के संकेत जो है लाल रंग के बनाए जाते हैं। साफ दिन में आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जलवाष्प और बहुत छोटे कणों के द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन हो जाता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है। इसको भी आपको बताया गया है। तो ये सब बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि केवल बहुविकल्पीय पूछा जा सकता है, इसके रिटन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। इस पूरे डेफिनेशन को आप नोट कर लेंगे कॉपी में अपने। ठीक है, नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आप लोग जो है निश्चित रूप से एक अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पर आपका जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी दुनिया। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, 2 से 3 बार वीडियो को देख लेंगे